हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आज हम क्लास 8 का साउंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो विल डिस्कस अबाउट आंसर्स टू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्लास 8. Okay, so here are some questions I have written. So first question is, choose the correct answer. So this is multiple choice question. Sound can travel through, आंसर होगा डी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, सो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ओके, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है, तो मिनिमम पिच होगा, मिनिमम श्रिलनेस होगा. तो जो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, जो तीखा आवाज़, श्रिल साउंड मेजर करता है. ओके, तो इसका आंसर होगा सी, मैन. ठीक है, मैन का जो पिच लो होता है तो उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा. तो शार्पनेस ऑफ साउंड इज मिनिमम फॉर द साउंड ऑफ अ मैन. ओके, next question is true false. So in true false question we have, first, a sound cannot travel in vacuum. It's correct, so it's true statement. Sound needs medium for its propagation. Okay, so it's true. B है, the number of oscillations per second of a vibrating object is called its टाइम पीरियड. ओके, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है, तो लेकिन उन्होंने दिया टाइम पीरियड, सो ये फॉल्स हो जाएगा. नंबर सी देखेंगे, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज़ लार्ज सो साउंड इज़ फीबल. ये भी रॉन्ग है. एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगा. ठीक है, सो फीबल साउंड नहीं होगा, उसका इंटेंसिटी हाई रहेगा तो उसका लाउडनेस ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए ये फॉल्स होगा. ठीक है, तो जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउडनेस ज़्यादा होगा, याद रखिए. नंबर डी, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज़ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. सो ये ट्रू है. सो ह्यूमन ईयर्स कैन सेंस ओनली द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. तो इससे ज़्यादा होने से नहीं सुनाई देगा, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं. और 20 हर्ट्ज से कम होता है इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक साउंड, वो भी सुनाई नहीं देता है. सो वी कैन हियर ओनली द साउंड ऑफ दिस रेंज, सो दैट्स इट इज़ कॉल्ड ऑडिबल रेंज. ओके, नंबर ई, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज़ द पिच. तो ये गलत हो गया. तो पिच इज़ मेजर्ड बाय फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो ज़्यादा पिच होगा, तो यहाँ जस्ट अपोजिट लिखा है, तो ये फॉल्स होगा. ओके, नेक्स्ट, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूज़िक. तो ये तो आप भी आराम से बोल सकते हैं ना. तो म्यूज़िक हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए. हाउ कैन इट बी अनप्लेजेंट? सो ये अनप्लेजेंट साउंड है, अनवांटेड है, तो ये म्यूज़िक नहीं हो सकता, ये नॉइज़ होगा, तो इसलिए फॉल्स होगा. नंबर जी, नॉइज़ पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट. ये ट्रू होगा. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ठीक है, ये टाइम टेकन के बारे में होता है, सो टाइम पीरियड होगा. सेकेंड, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. जैसे पहले बताया था, है ना, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगा. ओके, तो याद रखना. सो लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. ओके, हर्ट्ज.
नेक्स्ट है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज. So unwanted sound is termed as noise. Next है shrillness of a sound is determined by the frequency of vibration. So next होगा frequency number E. Shrillness मतलब pitch. So pitch is measured by frequency. Shrillness, sharpness of the sound. So that is measured by frequency. तो ये हो गया fill in the blanks. नंबर 5 हम देखेंगे. पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड. फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो अभी टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड क्या होता है? सो हाउ मच टाइम इट टेक्स द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. वन ऑसिलेशन के लिए चाहिए. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड. ठीक है. और t इज इक्वल टू 1/f. या f मालूम है तो 1/t कर सकते हैं, या t मालूम है f इज इक्वल टू 1/t कर सकते हैं, f मालूम है t इज इक्वल टू 1/f कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स. तो अभी यदि मैं निकाल लूँ 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? इन 1 सेकेंड हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर कंप्लीटेड बाय पेंडुलम, देन दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी. तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ये फ्रीक्वेंसी निकाला. ठीक है. आप चाहे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हमें देखना है कि 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन है. तो 4 सेकेंड में, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो गए देखिए, 40 हो गए. सो इन 4 सेकेंड्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज इक्वल टू 40. सो इन 1 सेकेंड यूनिटरी मेथड लगाइए, 40/4 हो जाएगा. सो दैट इज़ 10. 40/4 दैट इज़ 10. सो 10 ऑसिलेशंस आर मेड इन 1 सेकेंड. तो इसलिए 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं? हाउ मेनी ऑसिलेशंस आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड? दैट इज़ फ्रीक्वेंसी. सो दैट्स वाई द फ्रीक्वेंसी इज़ 10 हर्ट्ज. इस सेकेंड्स में है इसलिए उसको हर्ट्ज लिख सकता है. यदि मिनट्स में होगा, 1 मिनट होगा तो हर्ट्ज नहीं लिखेंगे. ओके. सो टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए. Then once we get this frequency, we can easily find time period. So t is equal to 1/f is equal to 1/10 is equal to 0.1 seconds. So ये है टाइम पीरियड. यदि आप टाइम पीरियड पहले निकालना चाहते हैं, then 40 oscillations take place in 4 seconds. Then one oscillation कितना हो जाएगा, 4/40. ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, वो भी राइट होगा. तो इस तरह से आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं. नंबर 6, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन? तो अभी यहाँ पर देखिए, ये 500 क्या है? सो 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड. तो ये फ्रीक्वेंसी है. 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होंगे, कितने ऑसिलेशंस होंगे, वो आपका है फ्रीक्वेंसी. सो यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, दैट इज़ 500 हर्ट्ज. अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. ठीक है. तो अभी टाइम पीरियड निकालना है. सो t इज इक्वल टू 1/f यूज़ कीजिए. सो t इज इक्वल टू 1/f दैट इज़ 1/500 दैट इज़ 0.002 सेकेंड्स. तो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं तो ये होगा सेकेंड्स में, क्योंकि ये हर्ट्ज में दिया है. ठीक है. तो ये हो गया टाइम पीरियड. इसलिए ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लेके ये निकालना. आप चाहे तो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं. यदि फार्मूला मालूम नहीं है, फार्मूला याद नहीं आ रहा है, तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं.
ठीक है, 500 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, देन 1 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 1/500। तो देखिए ये आंसर आएगा। तो इसे बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए अभी विल गो टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 ऐसा है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। सो पहले ढोलक दिया, ओके। सो ढोलक में क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रहता है। सो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स, तो आइडेंटिफाई द पार्ट लिखा है तो आप स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। सितार में क्या होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें, है ना, टाइटली अटैच्ड स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, दे वाइब्रेट। फ्लूट में क्या होता है, फ्लूट इज अ पाइप, है ना, तो उसके अंदर में एयर रहता है। सो एयर कॉलम इनसाइड द फ्लूट ट्यूब, सो एयर कॉलम वाइब्रेट्स। सो ये पार्ट्स विच वाइब्रेट लिखा है, तो यहाँ पर ये 3 पार्ट है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स। तो ये आपका क्वेश्चन 8। सो डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज, तो आप ऐसे टेबल में लिख सकते हैं डिफरेंसेस। तो म्यूजिक में लिखेंगे इट इज़ स्मूथ साउंड एंड प्लेजेंट टू द ईयर्स, ठीक है। और नॉइज़ में आप लिख सकते हैं इट इज़ हार्श साउंड एंड अनप्लेजेंट टू ईयर्स। तो क्लियर है। तो हम अच्छा लगता है म्यूजिक सुनना, लेकिन नॉइज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो अनप्लेजेंट टू ईयर्स, ओके। ये स्मूथ होता है, ये हार्श होता है। अभी नंबर 2, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन विच आर पीरियडिक, स्मूथली चेंज करते हैं, पीरियडिक होते हैं, ठीक है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एन इरेगुलर डिस्टर्बेंस, बाय इरेगुलर डिस्टर्बेंस, ओके। सो कभी साउंड बन रहा है, कभी लाउड साउंड हो रहा है, कभी फीबल हो रहा है, कभी स्टॉप हो रहा है, सडन हाई साउंड हो गया, लाउडनेस हो गया, तो इरेगुलर सक्सेशन हो गया, ओके। एंड म्यूजिक इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन विच आर पीरियडिक, विच आर रेगुलरली रिपीटिंग देमसेल्फ। तो ये हम देख सकते हैं। अभी पूछा है कि कैन म्यूजिक बी नॉइज समटाइम्स। तो यस, आपको लिखना है यस। Yes, music can become noise when played at high volumes। और क्या होता है, किसी को जैसे पॉप म्यूज़िक है, जैसे मॉडर्न म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक है ना, तो वो किसी किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सो इट विल बी नॉइज़ फॉर देम, है ना। मे बी फॉर ओल्डर जनरेशन द पॉप म्यूज़िक मे बी the noise, they don't like to listen. So it depends from the person hearing. So it is a subjective, so it depends on the persons hearing that sound. Some may like, some may find that same music as the noise, okay. लेकिन technically when played at high volumes, so it may irritate you, it may be unpleasant, so वो noise हो सकता है, ओके। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन 9 है, लिस्ट सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो नॉइज पोल्यूशन क्या है, सो डिस्टर्बेंस ड्यू टू अनप्लेजेंट साउंड। तो नॉइज, तो सम सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन आवर एरिया आर हॉर्न्स ऑफ बसेस, ट्रक्स एंड कार्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। सो यहाँ से पोल्यूशन हो सकता है। जो है हाउस होल्ड अप्लाइंसेस लाइक मिक्सर ग्राइंडर, कूलर्स, वाटर पम्प, एयर कंडीशनर, ये सब भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट मे बी द नॉइज कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन।
एंड लाउड स्पीकर्स, ठीक है। तो ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेस हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। ओके, क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। तो नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन इन फॉलोइंग वेज। तो क्या क्या है, इट कॉजेज हियरिंग लॉस, तो बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। इट लीड्स टू स्ट्रेस एंड सीवियर हेडेक, तो हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है ना, तो इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स। फिर इट कॉजेज लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आएगा, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब जो है नॉइज़ पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, your parents are going to buy a house. They have been offered one on the roadside and another 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. तो वेरी इजी है ये डिसीजन लेने में, है ना। तो इट इज़ बेटर टू बाई द हाउस दैट इज़ 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड दैन द हाउस ऑन द रोड साइड। क्यों? क्योंकि रोड साइड में बहुत सारा जो ट्रैफिक रहता है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, है ना, तो उसके वजह से बहुत सारा साउंड आएगा, हम सभी को मालूम है, तो वही लिखना है। लेकिन 3 lanes अवे होगा तो वो जो ट्रैफिक का जो साउंड है वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, बिकॉज लाउडनेस डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस, तो ये आपको लिखना है। तो वहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगा, सो इट विल बी कंफर्टेबल स्टे, सो ये लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखना है, बिकॉज देर विल बी there will be more noise in the house which is along the roadside due to the vehicles. The loudness of traffic noise decreases with the distance, so the other house is suitable for the residential purpose. तो जो 3 lanes अवे हैं, ट्रैफिक से थोड़ा दूर है, वो ज़्यादा सुटेबल होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नॉइज़ पोल्यूशन और नॉइज़ ड्यू टू द व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, तो ये ज़्यादा होगा नियर द रोड साइड। तो ये आपका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में हम जाएंगे। तो क्वेश्चन 12 है, स्केच लैरिंग्स और एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड के बारे में, वोकल बॉक्स के बारे में यहाँ पर लिखने के लिए डायग्राम और लिखने के लिए बताया है। तो ये डायग्राम आपकी बुक में भी है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। फिर जो है लेबलिंग करना है, फिर उसके बाद ये आंसर लिखना कि क्या है ना। तो larynx is responsible for producing sound in human being. Okay, 2 vocal cords are stretched across the voice box larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. So when we speak, air is forced by the lungs into the slit. ठीक है, तो यहाँ पर 2 वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा स्लीट है, नैरो ओपनिंग है, और उसमें से एयर पास करेगा। तो जब हम बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक, देन द एयर इज़ फोर्स्ड बाय द लंग। सो लंग से जो हवा आएगा तो वहाँ पर जो है उसका आवाज़ निकलेगा, ठीक है। तो ये so when we speak, then the lungs force the air into the slits between the vocal cords, so which makes the vocal cords vibrate, or which will vibrate the vocal cord. Okay,
तो जब हम बात करेंगे तब लंग से हवा आएगा, फिर वो स्लिट से पास करेगा वोकल कॉर्ड के बीच में, सो दैट विल वाइब्रेट द वोकल कॉर्ड. सो दिस वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, तो इस तरह से इट हेल्प्स अस इन मेकिंग साउंड इन स्पीकिंग. अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. So can you explain why? तो एक ही साथ होता है ना, लाइटनिंग, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम, लेकिन हमें लाइटनिंग फ्लैश पहले दिखता है और आवाज़ थोड़ा बाद में आता है ना. तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है. So lightning is seen earlier than the sound of thunder, than hearing the sound of thunder, because the light travels faster than sound in air. तो बहुत जल्दी उसका स्पीड बहुत हाई है, ठीक है, और साउंड का स्पीड बहुत कम है. सो दैट्स वाई लाइटनिंग यानी कि लाइट जल्दी पहुंच जाता है और साउंड थोड़ा देर में आता है. सो दैट इज़ द रीज़न दैट वी सी द फ्लैश फर्स्ट, then we hear the sound of thunder. Okay, so thank you for watching my video.